हेलो स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय आय गणना की कुछ विधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेशनल इनकम कैलकुलेशन की 3 मुख्य विधियां हैं। आय विधि, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या इसे हम मूल्य बढ़ाव विधि या उत्पाद विधि भी कह सकते हैं। और तीसरी विधि है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। आय विधि और मूल्य बढ़ाव या उत्पादन विधि हम पहले देख चुके हैं। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा राष्ट्रीय गणना की तीसरी विधि, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय गणना की तीसरी विधि व्यय विधि या इसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं। इस विधि को आय विन्यास विधि, द इनकम डिस्पोजेबल मेथड या उपभोग एवं निवेश विधि, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जाता है। So the national income in terms of expenditure on final goods and services. अंतिम व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। अर्थात एक लेखा वर्ष, जिस वर्ष के लिए हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो मैन्युफैक्चर हो चुका है, जो प्रोडक्शन हो चुका है, उस पर किए गए अंतिम व्यय पर ध्यान दीजिएगा, जिसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। सो द एक्सपेंडिचर मेथड इज द मेथड which measures the final expenditure on goods on gross domestic product at market price during an accounting year. This total final expenditure is equal to the gross domestic product at market price. इस संबंध में एक प्रश्न होता है कि कौन सा व्यय अंतिम व्यय है और कौन सा व्यय मध्यवर्ती व्यय है। हमने इसकी परिभाषा में भी देखा कि हमें केवल अंतिम व्यय लेना है। कई बार इस विधि को व्यय विधि की बजाय अंतिम व्यय विधि भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि कौन सा व्यय अंतिम व्यय है तथा कौन सा व्यय मध्यवर्ती व्यय है। और इस प्रश्न का उत्तर व्यय की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है उसका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए या कच्चे माल के रूप में करता है, तो ऐसी वस्तु पर किया गया व्यय मध्यवर्ती व्यय कहलाएगा। कौन सा व्यय कहलाएगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इसके विपरीत यदि किसी उद्यमी द्वारा अंतिम उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जाती है, तो उन पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाएगा। तो बच्चों, आपको इसका डिफरेंस समझ में आया होगा कि यदि हम ऐसी किसी वस्तु या सेवा पर खर्च करते हैं जिसे हम फाइनल कंजम्पशन के लिए उपयोग कर रहे हैं, अंतिम उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाती है, ऐसे वस्तुओं पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाता है। लेकिन यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है उसका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए या कच्चे माल के रूप में करता है, तो ऐसी वस्तु पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती व्यय। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, व्यय विधि में केवल अंतिम व्यय की ही गणना की जाती है। हमारे देश में यानी भारत में निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि भारत में निर्माण क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अंतिम व्यय विधि। बच्चों, निर्माण क्षेत्र यानी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इन सभी पर जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाएंगे तो अंतिम व्यय विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि व्यय विधि में वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के रूप में कौन कौन से व्यय को शामिल किया जाए, अर्थात व्यय के कौन से अवयव हों।
आप देख सकते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय, क्या लिखा है ये? निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में किसे शामिल करेंगे? जो परिवारों द्वारा या जो निजी फर्मों द्वारा किया गया जो भी उपभोग व्यय है। दूसरा अंतिम उपभोग व्यय किसका होगा? सरकार द्वारा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। बच्चों इसका डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे। तो दो अवयव कौन से हो गए? उपभोग पर व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तीसरा होगा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। क्या होगा? सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। इसके साथ साथ स्टॉक में परिवर्तन, मूल्यवान वस्तुओं की शुद्ध प्राप्ति। बच्चों ये तीनों मिलाकर आप देख सकते हैं स्थायी घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। ये तीनों किसका जोड़ है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यानी इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? 1, 2 और 3। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 3 भाग होंगे: सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहलाता है। यदि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये फिगर ना देकर, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है सकल घरेलू पूंजी निर्माण बता दिया जाए, तो स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति, ये तीनों उसमें शामिल है। अलग अलग दिया जाए तब आपको अलग अलग से ऐड करना है, लेकिन इन तीनों का जोड़ क्या कहलाएगा? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो हमने किन किन को जोड़ा है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति। ये जो तीनों हैं 1, 2, 3, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। नेक्स्ट है शुद्ध निर्यात, या शुद्ध निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। शुद्ध निर्यात को हमने किससे ज्ञात किया है? निर्यात माइनस आयात से। तो यदि हम इन 3 कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति और शुद्ध निर्यात, तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या मिल रहा है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया है, ग्रॉस है अर्थात मूल्यह्रास शामिल है। डी फॉर डोमेस्टिक, और किस पर ज्ञात किया हमने? ये बाजार कीमत पर। तो यदि हम इन सभी को जोड़ दे हैं, किसे जोड़ रहे हैं? ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं इन सभी को, तो इन सभी को जोड़कर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इन सभी से प्राप्त हो रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो चुका है, और यदि हम एनडीपी ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहें? एनडीपी, यानी सकल तो ज्ञात है, शुद्ध ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो हम क्या माइनस कर दें इसमें से? मूल्यह्रास। क्या माइनस करेंगे हम? केवल मूल्यह्रास माइनस करने से ये जो जी है, जो ग्रॉस है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो किस में बदल जाएगा?
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदलने के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने किसको माइनस किया, मूल्यह्रास, जिसे हम डेप्रिसिएशन या गिरावट भी कह सकते हैं। तो जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या प्राप्त हो रहा है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इस एनडीपी एट मार्केट प्राइस से यदि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, बाजार कीमत से क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, साधन लागत पर एनडीपी को मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमें अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। क्या कर रहे हैं हम, अप्रत्यक्ष कर को माइनस और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एक बार फिर देखिएगा, ये सभी अवयवों को यदि हमने जोड़ा तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिला, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। चूँकि ये सकल है और हमें शुद्ध में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए हमने मूल्यह्रास, जिसे आप गिरावट भी कह सकते हैं, माइनस किया। जब हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा। अब हम इस बाजार कीमत पर जो कैलकुलेशन चल रही है, इसे हम यदि फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो हम अप्रत्यक्ष करों को माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ये हम पहले भी कई बार डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष करों को क्यों माइनस करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। और सब्सिडी को जोड़ देना है क्योंकि ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती हैं, साधनों को प्राप्त होती है, और अप्रत्यक्ष कर सरकार के पास चले जाते हैं, जो कि कीमत में हमें शामिल दिखते हैं। बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर तो शामिल होते हैं, इसलिए हमें इसे माइनस करना होता है, ये साधनों की आय नहीं बनते हैं। सब्सिडी को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो वस्तुओं की कीमतों में तो शामिल नहीं होती है, लेकिन साधनों को प्राप्त होती है, साधन आय का हिस्सा बनती है। सो व्हेन वी डिडक्ट indirect taxes into NDP at market price and add subsidy, then we will get NDP at factor cost। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, बाजार कीमत पर एनडीपी को साधन लागत पर एनडीपी में बदल रहे हैं। अब हम यदि प्राप्त एनडीपी से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम मालूम कर चुके हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मालूम कर चुके हैं। अब हम घरेलू को राष्ट्रीय में बदलना चाहते हैं। बच्चों, इस डी मीन्स डोमेस्टिक, और यहाँ जो एन है वो क्या है, नेशनल। So we want to convert NDP at factor cost, net domestic product at factor cost, into नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को साधन लागत पर एनडीपी को साधन लागत पर एनएनपी में बदलना चाह रहे हैं, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या मिलेगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और यही होगी हमारी राष्ट्रीय आय जिसकी हम गणना करना चाह रहे हैं।